सोचिए कैसे एक साधारण सा आइडिया पूरी की पूरी इंडस्ट्री से ज्यादा ताकतवर बन जाता है। कैसे एक छोटे से कमरे से शुरू हुई कंपनी अरबों डॉलर का एम्पायर बन जाती है। आज हम बात कर रहे हैं उन चंद लोगों की जिन्होंने सिर्फ अपना बिजनेस नहीं बनाया बल्कि पूरे भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 218 बिलियन डॉलर्स, जी हाँ, 218 बिलियन डॉलर्स। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये भारत के सिर्फ एक कॉरपोरेट एम्पायर की पीक वैल्यूएशन थी। एक ऐसा नंबर जो किसी का भी दिमाग सुन कर दे। ये आंकड़ा हमें बताता है कि जिस कहानी के अंदर आज हम गोता लगाने वाले हैं उसका स्केल आखिर कितना विशाल है। वेलकम बैक। मैं हूं कार्तिक निलेकर और आज हम डिकोड करने जा रहे हैं भारत की सबसे बड़ी कंपनियों के पीछे की वो अनकही कहानी, उनके फर्श से अर्श तक का सफर, उन पर उठे डार्क कंट्रोवर्सीज और हमारी इकोनॉमी पर उनके उस इम्पैक्ट को जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए इस सिनेमैटिक सफर की शुरुआत करते हैं। सीड्स ऑफ इंडियन एम्पायर्स। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं क्योंकि आज जो कॉरपोरेट इमारतें आसमान छू रही हैं ना, उनकी शुरुआत इतनी साधारण थी कि शायद आपको यकीन ही नहीं होगा। अब 10,000 रुपए के इस छोटे से अमाउंट को ही देख लीजिए। साल था 1981। 35 साल के नारायण मूर्ति ने अपनी पत्नी सुधा जी से पूछा कि क्या उनके पास कुछ सेविंग्स हैं। सुधा जी ने उन्हें अपनी सैलरी से छिपाकर बचाए हुए 10,000 रुपए दिए, बस। और उसी छोटी सी रकम से पुणे के एक छोटे से अपार्टमेंट में जन्म हुआ इन्फोसिस का। इसी एक कंपनी ने आगे चलकर भारत में एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस का एक ऐसा रेवोल्यूशन ला दिया जिसने हजारों साधारण एम्प्लॉयज को रातों रात करोड़पति बना दिया। और इन्फोसिस की इस कहानी के साथ जरा रिलायंस की इस कहानी को भी देखिए। 1958 में जब धीरूभाई अंबानी भारत लौटे तो उनकी जेब में सिर्फ 29,000 ईस्ट अफ्रीकन शिलिंग्स की सेविंग्स थी। उस समय के हिसाब से ये सिर्फ $3,000 के बराबर थे। अब आप खुद इमेजिन कीजिए कैसे सूत के एक साधारण से व्यापारी ने इन्हीं चंद पैसों से भारत के सबसे बड़े पॉलिएस्टर और पेट्रोकेमिकल एम्पायर की नींव रख दी। माइंड ब्लोइंग, राइट? द एरा ऑफ हाइपर ग्रोथ। लेकिन ये हम्बल बिगिनिंग्स बहुत जल्द एक ऐसी खूंखार रफ्तार पकड़ने वाली थीं जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और कॉर्पोरेट दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। अब लार्सन एंड टिब्रो के इन विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ही ले लीजिए। ये सिर्फ कुछ बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये फिजिकल सबूत है उस हाइपर ग्रोथ का। जब इन कंपनियों ने रफ्तार पकड़ी ना, तो उन्होंने लिटरली पूरे भारत का भूगोल और ढांचा ही बदल कर रख दिया। ये एक ऐसा स्केल था जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। और ये बूम सिर्फ ईंट पत्थरों तक ही सीमित नहीं था। डिजिटल दुनिया में तो ये हाइपर ग्रोथ और भी ज्यादा एग्रेसिव थी। 2011 से 2022 तक की इस बायजूस की टाइमलाइन को देखिए। 2018 में भारत का पहला एडटेक यूनिकॉर्न, 2020 में डेकाकॉर्न और 2022 आते आते $22 बिलियन का पीक वैल्यूएशन। जीरो इंटरेस्ट और मार्केट में बेतहाशा पैसे के उस दौर में इन कंपनियों की वैल्यूएशन किसी रॉकेट की तरह आसमान चीर रही थी। कंट्रोवर्सीज एंड कॉर्पोरेट क्लैशेस। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि जब आप इतनी तेज उड़ते हैं तो क्रैश होने का खतरा भी उतना ही भयानक होता है। जब दाव इतने बड़े हों तो गलतियां और बोर्डरूम की लड़ाइयां भी बहुत ब्रूटल होती हैं। बायजूस की जिस शानदार उड़ान की हमने अभी बात की ना, उसका क्रैश उससे भी ज्यादा खौफनाक था। जरा इन डिटेल्स को देखिए। ऑडिटेड अकाउंट्स फाइल करने में 17 महीने की देरी, बड़े बड़े ऑडिटर्स का अचानक इस्तीफा देकर भाग जाना, हजारों एम्प्लॉयज की रातों रात छटनी और फाइनली अमेरिका में बैंक्रप्सी फाइलिंग। ये हमें दिखाता है कि हाइपर ग्रोथ का ये डार्क साइड कितना खतरनाक हो सकता है। और विवाद सिर्फ इस डिजिटल दुनिया तक लिमिटेड नहीं थे। इस चार्ट पर थोड़ा ध्यान दीजिए। यहां हम अडानी ग्रुप से जुड़े दो बिल्कुल अलग अलग पहलू देख रहे हैं। एक तरफ 2023 की वो एक्सप्लोजिव हिंडनबर्ग रिपोर्ट है जिसने स्टॉक मैनिपुलेशन और ऑफशोर शेल कंपनियों के एक बड़े जाल का आरोप लगाया। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 3 साल में स्टॉक 819% स्पाइक हुआ। वहीं दूसरी तरफ पहले की कई सरकारी जांचें भी हैं, जैसे डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस द्वारा कोयला इंपोर्ट के ओवर वैल्यूएशन की इन्वेस्टिगेशन। सच क्या है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि इतने बड़े स्केल की ग्रोथ हमेशा अपने साथ भयंकर इन्वेस्टिगेशंस और विवाद लेकर आती है। पॉलिटिक्स और बिजनेस के इस कॉम्प्लेक्स नेक्सस को समझने के लिए धीरूभाई अंबानी के इस आइकॉनिक कोट को देखिए। उन्होंने कहा था, इसके ऊपर एक फर्स्ट क्लास फव्वारा बना दिया गया है, किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या किया है। यह एक बहुत गहरी बात है। ये दिखाती है कि कैसे इन बड़े कॉर्पोरेट्स का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वक्त के साथ इवॉल्व हुआ, कैसे ये लोग सरकार से सिर्फ लाइसेंस मांगने वालों से बदलकर अल्टीमेटली भारत की नीतियां और पॉलिटिक्स तय करने वाले सबसे पावरफुल लोग बन गए। राइज ऑफ बिलियनर राज। अब जरा पिक्चर को जूम आउट करते हैं। इन एग्रेसिव बिजनेस स्ट्रैटेजीज और $1 ट्रिलियन एम्पायर्स का देश के आम आदमी पर क्या असर पड़ा? चलिए इस एनालिसिस के सबसे सीरियस और डेटा ड्रिवन हिस्से की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। ये कोई हवा हवाई बातें नहीं हैं।
ये प्योर हार्ड डेटा है। 1922 से लेकर 2023 तक का ये एनालिसिस हमें भारत में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की एक ऐसी डरावनी और चौंकाने वाली सच्चाई दिखाता है जिसे इग्नोर करना अब इम्पॉसिबल है। 1991 से 2022 तक अरबपतियों की गिनती में आए इस मैसिव जंप को देखिए। 1991 में जब भारत में लिबरलाइजेशन शुरू हुआ था, हमारे देश में सिर्फ 1 अरबपति था, सिर्फ 1। 2011 में ये नंबर 52 हुआ और 2022 आते आते ये 162 तक पहुंच गया। इन 3 दशकों में इन चंद अल्ट्रा रिच लोगों की वेल्थ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आज वो भारत की टोटल नेशनल इनकम का 25% होल्ड करते हैं। ये एक्सट्रीम वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन का एक जीता जागता सबूत है। और ये ऐतिहासिक कंपैरिजन तो शायद आज के इस पूरे विश्लेषण का सबसे शॉकिंग पॉइंट है। द ब्रिटिश राज वर्सेस द बिलियनियर राज। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब कहता है कि 2022-23 में भारत के टॉप 1% लोगों का इनकम शेयर 22.6% तक पहुंच गया। इसका सीधा सा मतलब समझते हैं आप, आज का मॉडर्न इंडिया कॉलोनियल पीरियड के उस ब्रिटिश राज से भी ज्यादा अनइक्वल है। आज भारत के टॉप 1% का इनकम शेयर दुनिया में सबसे ज्यादा है। और अगर आपको 22.6% का वो इनकम शेयर डरावना लगा था, तो अब इस नंबर को देखिए, 40.1%। 2022-23 तक भारत की पूरी आबादी में से सिर्फ टॉप के 1% लोग देश की कुल वेल्थ का 40.1% हिस्सा कंट्रोल करते हैं। दैट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। ये हमारे डेटा का वो क्लाइमैक्स है जो हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि भारत की इकोनॉमी की असली चाबी आखिर है किसके हाथ में। सो फाइनली हम उसी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं, इस बिलियनियर राज के फ्यूचर का एक आम भारतीय के लिए आखिर क्या मतलब है? क्या इस तरह की ग्रोथ, जहां चंद लोग आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और बाकी की आबादी आज भी स्ट्रगल कर रही है, क्या यह सस्टेनेबल है? एम्बिशन, रिस्क और सक्सेस की इस रेस की असली कीमत हम क्या चुका रहे हैं? सोचिएगा जरूर। मुझे उम्मीद है कि आज के इस डीप डाइव विश्लेषण ने आपको इन कंपनियों और हमारी इकोनॉमी को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया होगा। अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं और मैं कार्तिक ने लेकर आपसे मिलूंगा अगले सफर में।